लोग सोलर रेडिएशन के बारे में शुरू किया था, और जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने आपको पूरा वायुमंडल के बारे में बताया, तो ये जो हमारी वायुमंडल है ये पूरी तरह से जो संचालित होती है वो सौर ऊर्जा से होती है। तो ये सौर ऊर्जा किस तरह से आती है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सौर विकिरण। सौर विकिरण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें होती है जो शॉर्ट वेव में होती है। तो इसको हिंदी में सूर्य ताप कहते हैं। तो पहला जो आता है उसको कहते हैं सूर्य ताप, या इसको कहा जाता है सोलर इंसोलेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन, है ना। तो ये इंसोलेशन जो टर्म है उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूर्य ताप। सूर्य ताप यानी सूर्य से, सन से, जो मैंने कल बताया था कि पृथ्वी पर जो ताप आती है उसको हम लोग कहते हैं सोलर इंसोलेशन। तो अब ये सोलर इंसोलेशन जो आता है वायुमंडल के ऊपरी भाग में आता है, और ये जो होता है पर आप देखेंगे तो इसको सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, यानी सूर्य से जो आती है उसको हम लोग सौर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं। औसतन अगर देखेंगे तो जो एवरेज है, वैसे तो जैसे एंगल होता है उस हिसाब से आता है, लेकिन अगर पूरे पृथ्वी का हम एवरेज देखें तो ये एवरेज है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में 1 मिनट में 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कहाँ? वायुमंडल के ऊपरी परत पे। वायुमंडल के ऊपरी परत पे ये होता है। तो जब वायुमंडल की ये ऊपरी परत पे होता है तो उसको कहा जाता है सोलर कांस्टेंट, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सौर स्थिरांक। तो सौर स्थिरांक कहा जाता है, सौर स्थिरांक। यानी जो एवरेज सोलर इंसोलेशन आता है 1.94 कैलोरी, उसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तो उसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट या सोलर इंसोलेशन। सोलर तो ये सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट अगर कभी कभी आपसे पूछा जाए तो सोलर कांस्टेंट होता क्या है, तो सूर्य से आने वाली पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत पे, मतलब जो सबसे जहां से स्पेस में आता है ऊपर में जो सूर्य की एनर्जी पड़ती है, वो होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 1.94 कैलोरी। 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर पे 9.4 कैलोरी होता है। तो इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट, इसी को हिंदी में कहते हैं सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक, स्थिरांक। तो सौर स्थिरांक, तो ये था हमारा सौर स्थिरांक के बारे में। ठीक इसी तरह से जब हम देखते हैं कि ये जो इंसोलेशन आता है ये क्या आता है, लघु तरंग यानी शॉर्ट वेव के रूप में आता है, जो कल मैंने बताया ही था। तो ये जो होता है इस प्रकार का जो आप देखेंगे तो ये आपका लघु तरंग के रूप में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये लघु तरंग के रूप में हमारा सोलर जो ये होता है ये अंतरिक्ष में जो होता है, और फिर क्या होता है कि ये स्थलीय विकिरण है। ये पहले तो अब क्या होता है कि ये जो हमने देखा कि 1.94 कैलोरी आया वो शॉर्ट वेव के रूप में आया था, जो मैंने बताया था आपको, ये नोट्स पे कल बताया था कि ये सन है और ये आपका अर्थ है। तो अर्थ पे जो भी आया ये शॉर्ट वेव्स लेंथ के रूप में आया, और ये जो आया यहाँ पे इसका वायुमंडल के ऊपर तो 1.94 कैलोरी आया। तो ये आपका सोलर स्थिरांक है। तो ये आता है, लेकिन ये हमारे पृथ्वी को गर्म नहीं करता है। तो क्या होता है, ये पृथ्वी में अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में या तो कुछ अवशोषित होगा या कुछ परिवर्तित होगा, और फिर फाइनली क्या होता है, ये अर्थ द्वारा रेडिएट होता है।
अर्थ इस तरह से बाहर में छोड़ता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है, और इसी से हमें गर्मी प्राप्त होती है। तो इसको कहते हैं स्थलीय विकिरण। स्थलीय विकिरण। और ये जो होता है, तो ये होता है सौर विकिरण। तो चलिए हम लोग कह रहे थे कि स्थलीय विकिरण। तो स्थलीय विकिरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्थलीय विकिरण किस तरह से होता है। तो इसको इस तरह से समझिए कि जो आने वाली लघु तरंगीय विकिरण होती है वो क्या होता है, या तो आपको वातावरण या वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो सकता है, या इसको गर्म कर सकता है, या आप समझ सकते हैं कि परिवर्तित हो सकता है। तो ये ऊर्जा जो होती है बाद में दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। यानी जो सूर्य से आया वो क्या हुआ, लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। तो वायुमंडल को गर्म करने वाली इस प्रकार की ऊर्जा को स्थलीय विकिरण कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे पृथ्वी पे आया यहां से, सन से, और अर्थ आपका गर्म हुआ, तो अर्थ जो गर्म हुआ तो ये गर्म होने के बाद जो रेडिएट किया तो उसको हम लोग स्थलीय विकिरण कहते हैं। तो इसको इस तरह से आप देख लें। तो स्थलीय विकिरण। अब हम लोग स्थलीय विकिरण और सोलर विकिरण का किस तरह से हमारा एंगल पे ये होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका सोलर विकिरण। ये देखिए, ये है आपका सौर विकिरण। ये आपको जब सूरज को आप देखेंगे तो इस तरह से आपको रेडिएट करता हुआ होगा। तो ये सारे जो आते हैं ये आपको शॉर्ट वेव लेंथ होते हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट वेव लेंथ होता है जो सूरज से आते हैं। आप ये देखिए, सूरज का आपका स्ट्रक्चर है, ये इसमें डिफरेंट एरियाज है। तो ये आपका शॉर्ट वेव लेंथ आता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो आगे इसके बाद अर्थ का देखें तो ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ में जो रेडिएशन है वो इस तरह से है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ क्या करता है, कुछ जगह अवशोषित कर लेता है, कुछ जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये एरिया आप देख लीजिए, ये एरिया और ये एरिया पूरा। तो आपको लगेगा कि यहाँ आपको जो सोलर रेडिएशन का जो रेडिएशन होता है कम होता है, यहाँ देखिए एकदम कम, और ये जो लाल वाला है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे ये बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है ध्रुवों पे। तो बर्फ क्या करता है, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वहाँ आपको सोलर रेडिएशन जो होगा, स्थलीय रेडिएशन कम होगा। लेकिन जहाँ ज्यादा सोख लेता है, जैसे कि एक्वेटर पे आप देखिए, एक्वेटर वाला रीजन पे, तो एक्वेटर वाला रीजन पे आपको काफी गर्म मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि वहां ज्यादा अवशोषित होता है। क्योंकि यहाँ क्यों ज्यादा अवशोषित होता है, क्योंकि यहाँ जो पृथ्वी की सूर्य की किरणें होती है वो लगभग सीधी पड़ती है। तो ये इसके एंगल पे डिपेंड करता है। यानी जितना कम एंगल होगा उतना कम वहां सूर्य ताप मिलेगा, जितना ज्यादा एंगल होगा वहां आपको ज्यादा सूर्य ताप मिलेगा। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आगे हम लोग इसी में चलते हैं। तो आगे हम इसी में चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा जितनी अधिक होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट वेव लेंथ और लॉन्ग वेव लेंथ जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो जितना लंबा वेवलेंथ होगा उतना ऊर्जा कम होगा, और जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतनी ऊर्जा अधिक होगी। तो इसका है कि ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसकी आवृत्ति उतनी बड़ी होगी, और उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम छोटा होगा। यानी ज्यादा एनर्जी उसका वेवलेंथ कम और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। उसी तरह से अगर देखेंगे दूसरी मतलब में, तो जितना तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध है, आप इसको इस तरह से समझें। यह आपको फिजिक्स का है लेकिन इसको आपको
जैसे कि मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी फिजिक्स से आपको होगा। तो ये देखिए, आप इस तरह से देखते हैं, ये देखिए, अब इसका तरंग दैर्घ्य आप देखिए तो जितना छोटा है, यहां देखिए कितना है छोटा, वेवलेंथ 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 वेवलेंथ, तो जितना छोटा है तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, हाई एनर्जी। और जितना बड़ा वेवलेंथ है, यहां देखिए, यहां कितना छोटा था, यहां कितना, जो है यहां लो एनर्जी है, यहां आपको लो एनर्जी मिलेगा, यहां आपका लो एनर्जी, लो एनर्जी मिलेगा। तो और उसी तरह जब ये एनर्जी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप यहां से यहां देखिए तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई तरंगदैर्घ्य की, 1 और 2, लेकिन यहां से अगर यहां देख लें सिर्फ उतने में ही 1 2 3 4। तो इस तरह से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका वेवलेंथ आपका छोटा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये आप समझिए, वेवलेंथ छोटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ बड़ा फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ छोटा एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ बड़ा एनर्जी कम। तो ये संबंध होता है, इसको आगे और हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये किस तरह से सोलर एनर्जी में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप देखिए, ये देखिए, ये एक इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं इसको। तो इसको आप इस तरह से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होते हैं उसकी किस तरह से होता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए, ये 30 मिलीमीटर है और ये 0.01 नैनोमीटर, मतलब कितना ज्यादा है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए, ये कैसे है, यहाँ कितना लंबा है और यहाँ देखिए कितना छोटा है। तो जितना ज्यादा छोटा उसका वेवलेंथ होगा तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे काफी होता है, और रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स कम एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये रेडिएशन वेवलेंथ ये अप्रोक्सीमेट है, और यहीं पे आपको ये जो है ये आपका विजिबल लाइट है जो हम देखते हैं। तो विजिबल लाइट्स आपका 700 नैनोमीटर से 400 nm तक होता है। तो ये आपका विजिबल लाइट है। तो कभी कभी आपसे इस तरह से भी जो आता है कि नॉर्मल आप देखते हैं कि मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल में माइक्रोवेव्स होता है, या जिस तरह से रेडियो वेव्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स क्या हानिकारक होते हैं, तो ये उतना हानिकारक नहीं होते हैं जितना कि एक्सरे गामा रे वगैरह होता है, क्योंकि ये हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट भी हाई एनर्जी है। तो ये आपका एक स्पेक्ट्रम था। तो ये आप देख लीजिए, तो ये हम शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव जो आता है उसके बारे में हम लोगों ने बताया कि सोलर रेडिएशन आखिर होता क्या है। तो नॉर्मल ये होता है कि कोई भी विकिरण, जैसे सोलर विकिरण आता है तो उसमें 3 चीज होता है। जब सूरज से हमारा कोई भी चीज आएगा तो आप इस तरह से समझें, ये सन है, तो सन से जब रे आएगा तो क्या हो सकता है हमारे पृथ्वी पे, या तो ये पृथ्वी द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा, पूरी तरह से उसको सोख लेगा, या रिफ्लेक्ट हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ एब्जॉर्ब किया और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दिया इधर से। तो ये 3 चीजें होती हैं। कोई भी आप रेडिएशन की बात करें, सौर रेडिएशन और कोई भी विकिरण होता है तो उसमें ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो इन 3 चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये 3 चीजें हैं क्या। तो चलिए इसको हम लोग, तो अवशोषण, जैसा कि मैंने बताया पूरी तरह से अवशोषित अगर हो गया तो उसको अवशोषण कहेंगे। उसी तरह से दूसरा होता है प्रकीर्णन और परावर्तन, या तो प्रकीर्णन या परावर्तन हो जाता है, या फिर आप देखेंगे कि
पूरी तरह से वहां से ये परिवर्तन और परावर्तन के बाद संचारण या फिर वो बाहर चला जाएगा, संचारित हो जाएगा। तो ये तीन चीजें, एक तो ये दो बताया था, और तीसरी चीजें ये होती है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो तीसरी चीजें आपको ये होगी कि सन से आया रेज, तो यहाँ पे आया या तो परिवर्तन हो गया या रिफ्रैक्शन हो गया या ये हो गया, या कुछ ऐसा होगा कि यहाँ जो कुछ वायुमंडल होगा तो उसमें वो संचारित हो जाएगा ऊर्जा, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये संचारित भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये तीन चीजें, तो ये संचरण। तो हम लोग देखेंगे अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन और संचरण में क्या डिफरेंसेस है और क्या ये होता है। क्योंकि प्रकीर्णन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कभी कभी आपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा होगा कि आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, सूरज के डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है। ये सारी चीजें का जवाब यही प्रकीर्णन में है। तो ये कौन से प्रकीर्णन के कारण होता है, जैसे कि रैली प्रकीर्णन है, माई प्रकीर्णन है ना, नॉन सेलेक्टिव प्रकीर्णन है। तो ये सारे प्रकीर्णन कौन कौन से तरह से होते हैं, अवशोषण, और फिर हम देखेंगे जो कन्वेक्शन होता है, संचरण होता है। क्योंकि वायुमंडल का जो सर्कुलेशन है, जो सोलर रेडिएशन हमने प्राप्त किया, तो उसके संचारित होने के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है। तो चलिए इसी के आगे हम लोग देखते हैं। तो इसी में हम देखेंगे अवशोषण, यानी जिसमें आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होता है, जो सूर्य से ऊर्जा आता है, पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है, अर्थात विकिरण से पदार्थ में पूर्ण ऊर्जा स्थानांतरण। यानी जहां मान लिया समझिए 5 एनर्जी है तो 5 का 5 आपको वो ये कर दिया, तो ये पांचों का पांचों आप देख सकते हैं। उसी तरह से वायुमंडलीय अवशोषण में पदार्थ के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, यानी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अनुसार ये आपको भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कुछ पदार्थ ज्यादा काला होगा तो वो ज्यादा अवशोषित करेगा, कुछ कम होगा तो कम अवशोषित करेगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं तो पैरावैगनिक रे, जैसे कि हमने बताया कि अल्ट्रावायलेट जो हाई एनर्जी रेज है, वो जब आती है तो उसको क्या होता है, समताप मंडल में, जो हम लोगों ने जिक्र किया था ओजोन O3 की बात, समताप मंडल में, तो ये समताप मंडल में अवशोषित हो जाता है, तभी तो हम बच पाते हैं, तो O3। उसी तरह से ये ओजोन के बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो आगे देखते हैं। तो दृश्यमान जो विजिबल लाइट्स है, हमने आपको दिखाया था माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया था, जो विजिबल लाइट्स है जिसको हम देखते हैं वो अवशोषित नहीं होती है, वो लगभग सीधे हमारे पास चली आती है, इसलिए हम लोग दिन में विजिबल लाइट देखते हैं। तो ये शायद ही अवशोषित होती है या लगभग नहीं अवशोषित होती है। और दूसरा है आपको अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें का मतलब ये हो गया कि इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज को कहते हैं अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें क्या होता है, आंशिक रूप से अवशोषित होती है। किसमें अवशोषित होती है, तो ये आपको H2O यानी जलवाष्प रहता है, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसी तरह से ये सारे जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आप जाएंगे, ये फिर उस तरह से मीथेन टाइप का जो गैस है, तो ये इसको अवशोषित कर लेती है अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज को। तो इसीलिए जब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का रेडिएशन होता है, जब अर्थ से गर्मी बाहर जाती है, जैसे अर्थ है और अर्थ से बाहर जाती है आपका गर्मी, तो ये क्या होता है, ये इंफ्रारेड रेज में जाती है, IR इंफ्रारेड रेज में जाती है। तो ये इंफ्रारेड को कौन सोख लेता है, जलवाष्प सोख लेता है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक तो बादल से भरा हुआ रात आपको गर्म लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल से भरे हुए रात क्यों गर्म होते हैं साफ रात के मुकाबले में। तो इसलिए कि जो अर्थ का रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन को ये जलवाष्प अर्थात बादल का जो है एरिया, वो बादल सोख लेता है, बादल उसको रोक देता है वहीं पे और फिर नीचे कर देता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी सोख लेता है, इसीलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे कि ये आपका जलवाष्प है, तो ये सारी चीजें जो है वो
आपको अवशोषित करते हैं। तो ये है आपका अवरक्त किरणें, जिसको इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। तो ये अवशोषण की बात हुई कि अवशोषण का कैसे। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन और परावर्तन, यानी प्रकीर्णन और परावर्तन पदार्थ द्वारा विकिरण का विक्षेपण है, यानी जो विकिरण आता है उसको विक्षेप कर दिया जाता है। या तो वो सीधा सीधा पूरा कर देगा, या आप उसको रिफ्लेक्ट करके आधा कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रकीर्णन में और परावर्तन में, तो प्रकीर्णन इसको कहते हैं स्कैटरिंग, प्रकीर्णन को कहा जाता है इंग्लिश में स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग जो होता है ये आपका आप इस तरह से देखें, इसको हम समझाते हैं आपको। सूर्य की किरणें आई यहाँ पे, और ये आपका अर्थ है, और ये कोई मॉलिक्यूल से यहाँ पे लगा हुआ है। अब इससे टकरा के इधर बिखर गई, इधर बिखर गई, इधर बिखर गई, इधर बिखर गई, तो इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तो ये स्कैटरिंग, इसी को हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये प्रकीर्णन होता है। तो ये कई दिशाओं में ये विकिरण का फैलाव जो हो जाता है उसको डिफ्यूज स्कैटरिंग कहलाते हैं। मतलब आप देखेंगे उसी तरह से हम आगे देखें इसकी। तो परावर्तन, या जो आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन जो हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन की बात अगर हम लोग करें तो वो पूरी तरह से उसको कई दिशाओं में नहीं बल्कि एक दिशा में पूरी तरह से आपको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरह से आप देखें तो स्कैटरिंग एक ये भी जो है, परावर्तन भी स्कैटरिंग का ही एक प्रकार है, लेकिन ये विकिरण के बराबर तीव्रता के साथ वापस भेज देता है। इसको इस तरह से समझें, इस दोनों में फर्क, परावर्तन और प्रकीर्णन में क्या फर्क है तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये 5 एनर्जी था, मान लें आप समझ लीजिए 5 कैलोरी कोई एनर्जी आया सूर्य से, यहाँ आया और ये कण से टकराया, तो ये एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो यहाँ 2 गया, यहाँ 1 गया, यहाँ फिर 1 गया और फिर यहाँ 1 गया, तो 5 हो गया टोटल। आप देख लें 5 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, तो ये चारों तरफ बैक हो गया। तो इसको कहते हैं डिफ्यूज स्कैटरिंग, या आप इसको प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कह सकते हैं कि चारों तरफ फैल गया। लेकिन अगर हम देखें कि ये पूरा 5 आया, यहाँ पे 5 आया और ये कण से टकराया और ये 5 का 5 रिफ्लेक्ट कर, यानी जितनी एनर्जी 5 आई वो 5 कैलोरी चली गई। तो ये आपका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि पूरा का पूरा आपको रिफ्लेक्ट कर दिया। जिस तरह से आप स्नो में देख सकते हैं, या जो एकदम कुछ प्रकार के बादल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको इस तरह के स्कैटरिंग जो होता है बराबर तीव्रता के साथ एनर्जी को भेजता है, तो वो आपको परावर्तन कहलाता है। तो ये था परावर्तन और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन और परावर्तन। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे। अब इसी में एल्बिडो एक शब्द आता है, ये भी अक्सर आजकल चूंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण ये आ गया है एल्बिडो। तो ये एल्बिडो आखिर होता क्या है? एल्बिडो, अब ये एल्बिडो जो है आप देखेंगे तो कोई भी पदार्थ का अवशोषण करने की पावर, शक्ति है, जितना वो रिफ्लेक्ट करता है जितना अवशोषित कर देता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर हमारे सूर्य से, सन से कोई चीज इस पे पड़ा, तो ये जितना लिया 100% आया मान लेते हैं, और 100% में से ये 50% को एब्जॉर्ब कर लिया और 50 को फेंक दिया बाहर, तो ये इसका एल्बिडो 0.5 होगा, यानी आधा हो। इस तरह से, चूंकि इसको पॉइंट में हम लोग डिनोट करते हैं। अगर हम प्रतिशत से देखें तो ये तकरीबन आपका
प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो ये आपको 50% हो जाएगा। उसी तरह से 100 आया और ये 70 को एब्सोर्सित कर लिया, 70 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका एल्बिडो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी उसकी रिफ्लेक्ट करने की क्षमता कितनी है? वो 30 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि कोई बर्फ है और बर्फ, ये पहाड़ पे एक बर्फ जमा हुआ है और यहाँ से 100 आया, तो इसने क्या किया? 90 को रिफ्लेक्ट कर दिया, सिर्फ 10% ही 100 का, तो इसका एल्बिडो 90 हो जाएगा। तो ये अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये एल्बिडो है क्या। तो हम एल्बिडो का देखें तो प्रकाश के कुछ अंश रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, जो उसको पृथ्वी का अगर टोटल एल्बिडो देखें तो 0.3 है, या इसको 30% आप कह सकते हैं एल्बिडो, या अप्रोक्स 30%। और इसी से हम देखेंगे आगे हीट बजट में भी इसका संबंध। तो ये आपका पृथ्वी का एल्बिडो है। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे है सौर विकिरण का प्रकीर्णन कई चीजों को प्रभावित करता है। जैसे कि हम देखते हैं तो कई चीजों को प्रभावित करता है, उसमें है कि छायांकित क्षेत्र में भी सौर विकिरण प्राप्त होता है। जैसे कि सूरज आ रहा हो और आप खिड़की खोले हुए हो, लेकिन सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका कमरा उजाला, वाइट हो जाता है, उजाला हो जाता है, आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार वो क्या होता है? वो प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर वो प्रकीर्णन नहीं हो, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो, तो आपका जो कमरा है वो पूरी तरह से अंधेरा होगा। उसी तरह से इसी के कारण हमारा जो है प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला और सूर्यास्त के समय लाल होता है। ये आपको रैली इसके तरह। उसी तरह से धुंध से प्रदूषित दिन में देखेंगे तो आसमान आपको सफेद या भूरे रंग का नजर आएगा जब धुंध से होता है। सफेद आपको जहाँ प्योर मतलब जहाँ पॉल्यूशन कम होगा वहाँ आपको सफेद आएगा, लेकिन दिल्ली जैसा जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ भूरा टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस तरह के प्रकीर्णन को माई प्रकीर्णन कहा जाता है, और इस प्रकार को रैली प्रकीर्णन कहा जाता है, जो आकाश नीला आपको दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम आगे भी देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो उसी तरह से में जो स्कैटरिंग होता है उसमें जैसे कि मैंने बताया कि नॉन सेलेक्टिव या गैर चयनशील, जिस तरह से बादल है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उस तरह से उसको भी कहते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें हम आगे देखेंगे। ये आगे है जो हमने एल्बिडो के बारे में कहा था। ये अक्सर एल्बिडो के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो एल्बिडो में किसका कितना है, जैसे कि मैंने एवरेज बताया, अर्थ का लगभग अप्रोक्स 30 के आसपास है, या उसको प्रतिशत में देखेंगे तो 30% के लगभग आपको ये होगा। तो 30% के लगभग ये आपका होगा। तो उसी तरह हम लोग इसका एल्बिडो को देखते हैं। तो ये देखिए, तो एल्बिडो जैसे कि मैंने बताया, तो मेजर ऑफ हाउ द सरफेस विल रिफ्लेक्ट द इंसोलेशन, यानी जो सूर्य ताप आता है उसको वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक माप है, कभी कभी एल्बिडो से पूछा जाए कि एल्बिडो आखिर है क्या, तो एल्बिडो एक माप है जिससे पता किया जाता है कि सतह से कितनी अच्छी तरह सूर्य ताप को परिवर्तित कर जाता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी रिफ्लेक्ट कितना सरफेस करता है। अगर ये आपको 90% रिफ्लेक्ट कर देता है तो इसका एल्बिडो 90 हुआ, ठीक है। अगर ये आपको 50% करता है तो इसका एल्बिडो 50 हुआ। चूंकि ये पेन आप देख रहे हैं ये ब्लैक है, तो ये अगर सिर्फ 10% ही रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो इसका एल्बिडो 10 हुआ। तो इसी तरह से आपका एल्बिडो होता है।
अब हम देखेंगे इस एल्बिडो को इस फिगर से, तो आपको क्लियर लगेगा। ये देखिए, अब नॉर्मल क्या होता है कि हम देखें जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ का एवरेज एल्बिडो जैसे मैंने बताया 31% है। लेकिन अगर कोई काला छत है आपका, उसका 8 से 18% तक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पेन काला है, तो काला है तो इसका एल्बिडो आपको 8 से 10% होगा। उसी तरह से लाइट रूफ है, अगर हल्का है तो 35 से 50%। उसी तरह से जो कोई ब्रिक स्टोन है, यानी कि जो ईंट है या कोई पत्थर है, तो उसका 20 से 40% तक एल्बिडो होता है। उसी तरह से क्रोप या ग्रास लैंड अगर हम लोग देखते हैं तो वो 10 से 25% होता है। उसी तरह से जंगल है कहीं, तो उसका क्या होता है 10 से 20% एल्बिडो होता है। उसी तरह से अगर स्नो, यानी कि आपका बर्फ के ऊपर पहाड़ जमा हुए, पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, तो वहां आपको जो ताजा बर्फ होता है वो 80 से 95% तक उसका एल्बिडो होता है। यानी इतना ज्यादा फ्रेश वो होता है कि वो लगभग 95% सूरज की ऊर्जा को रिटर्न कर देता है। तो इसका आपको एल्बिडो इसी तरह से। उसी तरह से सर्क जो बना होता है हमारा, वो 5 से 10, चूंकि वो चारकोल का बना होता है काला, तो वो 5 से 10%। उसी तरह से जो साइड में आप कंक्रीट यहाँ लगाए हुए हैं, तो ये कंक्रीट जो आपका होता है 17 से 27% तक होता है। अब पानी का हम एल्बिडो देखेंगे कि पानी का आखिर होता क्या है। तो पानी का एल्बिडो जो है आप देखेंगे तो वो तकरीबन आप देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका 10 से 60% तक होता है। अगर कोई पानी ज्यादा ब्लैक है, उतनी स्वच्छ नहीं है, काला काला है, तो वो 10% तक होगा। लेकिन उसका स्वच्छता ज्यादा है, वो रिफ्लेक्ट अच्छी तरह से कर रहा है, तो उसका एल्बिडो जो होगा वो एल्बिडो आपका होगा 60%। और ये भी सन के एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना क्या किस तरह का एंगल है आपके सन का। तो ये आपको एल्बिडो है, ये अक्सर पूछता है। और खास करके जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें कि आपसे पूछा जाता है कि एल्बिडो क्यों महत्वपूर्ण है, एल्बिडो में परिवर्तन होने से पृथ्वी के वायुमंडल पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का एल्बिडो, खास करके जब उत्तरी ध्रुव के बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है तेजी से पिघल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अर्थ के एल्बिडो में चेंजेज हो रहे हैं। तो जब ये अर्थ के एल्बिडो में चेंजेज हो रहे हैं, तो ये एल्बिडो किस तरह से प्रभावित करता है हमारे पर्यावरण को, हमारे और किस तरह से योगदान देता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसको इस तरह से समझें कि अब देखिए ये स्नो है, तो हम लोग जानते हैं उत्तरी ध्रुव का जो सागर है वो क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ आपको मिलेगा। तो बर्फ का कितना एल्बिडो है आपका, आप देख लीजिए यहां से, तो 80% से 95% तक है। यानी ज्यादा से ज्यादा 95, कम से कम 80% है। और ये बर्फ क्या होगा, आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आपके फॉसिल फ्यूल के जलाने की वजह से ये बर्फ पिघलना शुरू हो गया आर्कटिक में। तो जब ये पिघला, ये पिघल गया। अब ये जब पिघला, पहले क्या था कि यहां आपको एनर्जी जो आ रही थी वो 10 से 5% ही आ रही थी, यानी 10 से 5% ही अवशोषित हो रही थी, बाकी 80 से 95% वो रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज देता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो गर्मी जो था, चूंकि वो बर्फ पिघल गया, तो अब आपको यहाँ क्या होगा 60% होगा। मान लेते हैं कि बहुत ही अच्छा सफेद पानी है तो 60% होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ 40%, यानी ज्यादा आपको एनर्जी, इसका मतलब 40% हुआ, इसका मतलब और तेजी से गर्म होगा। तो जब तेजी से गर्म होगा तो यही वजह है कि वैज्ञानिक जो चिंतित हैं कि उत्तरी ध्रुव के वो पिघल रहे हैं। और एल्बिडो, तो एल्बिडो साधारण भाषा में हम एल्बिडो को ये समझे कि आप कहीं से टॉर्च दे रहे हो, वो जितना रिफ्लेक्ट कर दे रहा है आपके टॉर्च की रोशनी को, बस उसी को एल्बिडो हम लोग कहते हैं। यहाँ टॉर्च की जगह सूरज है, और इस तरह से आप समझे। तो इसी तरह से एल्बिडो का ये वैल्यू है जो हमने यहाँ प्रतिशत में दिया है। अक्सर ये एक में दिया जाता है कि एक मतलब 100% है तो उसको एक में, तो पॉइंट में दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वी का 0.31% के लगभग होता है, तो ये आपका एल्बिडो है।
अब हम एल्बिडो का माप है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका फ्रेश स्नो जो हमने बताया था आपको, यहाँ पे जो ताज़ा बर्फ है 80 से 95%, जंगल 10 से 20%, चारकोल की सड़कें 5 से 10%। अब यहाँ देख ले जल निकाय, जो कोई वाटर बॉडी है तो वो सूर्य के कोण के आधार पे 10 से 60% पर हो सकता है। उसी तरह से हल्के रंग के छत आपको होंगे तो तकरीबन 30 से 35%। उसी तरह से गहरे रंग के छत या आप देखना कि जो ज़्यादा ब्लैक छत होगा तो वो 8 से 18%। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एल्बिडो के बाद देखते हैं तो अब एल्बिडो के बाद हम लोग ये देखेंगे, ये अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट एरिया का एल्बिडो है, ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ आपको ये भी बता दें कि नोट पैड पे और हम कुछ बता देते हैं। ये अक्सर विभिन्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट शेर के जो एरिया है उसके एल्बिडो क्या क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो एल्बिडो जो हम आपको बताएं, तो जैसे कि मैंने फ्रेश स्नो के बारे में बताया, उसका एल्बिडो कितना था 80 से 95%। लेकिन अगर कोई आपको उस जगह क्वेश्चन में ये दे दे कि ओल्ड स्नो जो पहले से आइस है या वो उतना आपको ताज़ा नहीं है, वो गंदा हो गया आइस उस तरह का, तो उसमें आप देखेंगे जो ओल्ड स्नो या पुराना बर्फ है वो 40% तक उसका एल्बिडो, अगर प्रतिशत हम देखें। उसी तरह से फॉरेस्ट में जैसे मैंने बताया कि 10 से 20% तक होता है। तो कभी कभी आपसे उसमें भी थोड़ा यूपीएससी है, चूंकि यूपीएससी इस तरह से सादा नहीं पूछता है, बीच बीच में वो आपको ट्विस्ट करता रहता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो आपसे पूछ देगा पाइन फॉरेस्ट का कितना होता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट का कितना होता है, और डेसिडियस फॉरेस्ट का कितना होता है, यानी कि पाइन का जंगल उसका कितना एल्बिडो होता है, सदाहरित वन का एल्बिडो कितना होता है, और पतझड़ वन का एल्बिडो कितना होता है। तो पाइन का जंगल अगर हम देखें तो लिखिए पाइन के वन, तो पाइन के वन का एल्बिडो जो होता है वो आपको 10% होता है, यानी आपको बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आप देखेंगे, सदाहरित वन, सदाहरित वन, उसके एल्बिडो अगर देखेंगे जो पूरा आपको रेन फॉरेस्ट जो आपको मिलता है तो वहां का आपका 13% अर्थात 13% है। उसी तरह से पतझड़ वन, तो पतझड़ वन का अगर हम लोग एल्बिडो देखें तो पतझड़ वन का एल्बिडो 17% होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का आपको एल्बिडो नज़र आएगा। तो ये अक्सर आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यही मैंने अभी यहाँ आपको दिखाया था कि ये जो एल्बिडो है, तो ये एल्बिडो, ये आपका एक फिगर है, इससे आप देखिए कि हमारे पृथ्वी का एल्बिडो ये दिखा रहा है। तो इसी से आप देख लीजिए ये सबसे ज़्यादा एल्बिडो है और ये 0 यानी सबसे कम एल्बिडो है। तो आप इस पे आप देख सकते हैं कि जो ये आपका बर्फ वाला एरिया है, ये बर्फ वाला एरिया है, ये डेटा, ये सबसे ज़्यादा एल्बिडो है इसका। उसके बाद आप देखिए तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा एल्बिडो है, सबसे ज़्यादा एल्बिडो है, यहाँ सबसे ज़्यादा एल्बिडो है, यहाँ सबसे ज़्यादा एल्बिडो है। तो यहाँ क्यों है सबसे ज़्यादा एल्बिडो, आप अगर ध्यान दीजिए तो ये तो बर्फ है,
हम लोग जानते हैं बर्फ क्या होता है कि पूरे का पूरे सोलर एनर्जी जो होता है वो ज़्यादातर को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी तरह से यहाँ क्या है, डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान है। ये भी अरब का रेगिस्तान है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है, और ये क्या है आपका तिब्बत का शुष्क रेगिस्तान। तिब्बत के ऊपर जो है आप देखेंगे वो भी, और खास करके ये पूरा आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एल्बिडो, ये पूरा बर्फ से भरा हुआ हमारा हिमालय है। तो यहाँ का आप एल्बिडो देखें तो सबसे ज्यादा है। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये सारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो उसमें आपका 20 से 2 से 3%, यानी 0.2 यानी 20 से 30, ये प्रतिशत नहीं है, पॉइंट में है एल्बिडो। जैसे कि मैंने बताया 1 से लेके 1 पॉइंट हम देते हैं एल्बिडो को, यानी 100% एल्बिडो 1, तो ये 0.1 मतलब 10%, 0.2 20%, इस तरह से ये एल्बिडो है। तो आप ये विश्व का मैप है एल्बिडो का, तो ये आप देख सकते हैं। तो एल्बिडो के बाद हम लोग दूसरा चीज जो आगे देखेंगे वो है रैली प्रकीर्णन। रैली प्रकीर्णन, जैसे कि मैंने बताया कि जो आसमान होता है तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस प्रकीर्णन को कौन सी प्रकीर्णन कहते हैं, तो उस प्रकीर्णन को हम लोग कहते हैं रैली प्रकीर्णन। तो इसको हम लोग देखें, ये रैली प्रकीर्णन कहते हैं, रैली स्कैटरिंग। तो ऐसा तब होता है जब विकिरण का तरंगदैर्घ्य की तुलना में पदार्थ छोटा होता है, जैसे कि वायुमंडलीय गैस। अब होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ अर्थ पे, आप देखें अर्थ पे यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ आप एक ऑब्जर्वर के रूप में खड़े हैं और सूर्य आपका यहाँ भेजता है, सूर्य की किरण आपके सीधे आती है। अब क्या होता है, जो वायुमंडल का ऊपर लेवल का है, ऊपर में क्या है, बहुत हल्के कण है, जो हमने वायुमंडल का संरचना में आपको बताया था कि बहुत सूक्ष्म कण आपको मिलेंगे। अब वो क्या होता है, काफी छोटा होता है, उसमें वो टकराता है। तो वहां क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जिसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है हाई एनर्जी होता है, तो जो ब्लू कलर होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है, तो वहां वो वेवलेंथ टकरा जाता है। टकराने के कारण आपका इधर स्कैटर्ड कर, इधर स्कैटर्ड करता है। तो जैसे ये वो ब्लू वाला करता है तो ये क्या होता है, ये ब्लू कलर का स्काई आपको दिखाई देगा, यानी आपको स्काई आसमान नीला दिखाई देगा। यहाँ पे कण बहुत छोटे कण होंगे, जिससे ये स्कैटर्ड करेंगे तो आपको आसमान नीला दिखाई देगा। ठीक इसी के विपरीत यदि देखते हैं हम लोग, तो जब हमारा सूर्य डूबने लगता है, ये ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है, ये बंदा यहीं खड़ा है, और सूर्य जब डूबने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सूर्य है और यहाँ से आपको आ रहा है। तो अब ये पृथ्वी के नीचे से टकराता है, उसके किरण का जो होता है यहाँ स्कैटरिंग। अब यहाँ क्या होता है, पृथ्वी के नीचे में क्या है कि बड़े कण है, मोटे कण है, बड़े तरंग मतलब होंगे, तो वो जब होंगे तो वो चूंकि आप देखेंगे तो ये मोटे कण है, तो ये मोटे कण से टकरा जाता है। अब मोटे कण से टकराने के पश्चात क्या होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी हो तो पार हो जाता है, लेकिन मोटा कण जो होता है जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा, तो वेवलेंथ किसका बड़ा होगा, रेड लाइट का। तो रेड लाल कलर का जो होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए उससे जब टकराता है तो उससे स्कैटर्ड कर जाता है यहाँ। तो आपको सूर्य डूबते समय और उगते समय आपको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, चारों तरफ आपको लालिमा छाया हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको सबसे पहले रैली साहब ने किया था, तो इसीलिए इसको रैली स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा तब होता है जब विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में पदार्थ का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। तो जब पदार्थ का तरंगदैर्घ्य छोटा होगा तो आसमान नीला, लेकिन लंबे तरंगदैर्घ्य जैसे कि लाल अपेक्षाकृत छोटे तरंगदैर्घ्य का अधिक प्रकीर्णन करता है। तो इसी कारण आकाश आपको सुबह मतलब नीला रहता है, लेकिन सूर्यास्त के समय लाल आपको दिखाई देता है। तो इसको हम लोग इस तरह से देखें, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें इस तरह से। कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो आप इसको इस तरह से देखें, ये देखें इस तरह से आप देखें, ये देखिए। तो अब यहाँ काफी छोटे कण यहाँ स्कैटर्ड हो जाएगा, देखिए कितना छोटा कण स्कैटर्ड हो जाएगा। तो अब
यहां से स्कैटर्ड होगा और यहां कोई बंदा खड़ा है तो वो आपको ये नीला दिखाई देगा, ये आपको नीला दिखाई देगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो अब दूसरा स्थिति में ये हो सकता है, आप देखेंगे तो अब यहां तो पहले सीधा ऊपर से पड़ रहा था, अब इधर से पड़ रहा है, तो अब यहां आपका देखेंगे स्कैटर्ड हो जाएगा, तो ये आपका वेवलेंथ लंबा हो जाएगा और यहां आपको रेड कलर का सूरज आपको दिखाई देगा, लाल कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका रैली प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं। तो ये आपका रैली प्रकीर्णन है। उसी तरह से दूसरा है माई प्रकीर्णन, इसको माई प्रकीर्णन या माई स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये तो रैली था, रैली प्रकीर्णन। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आसमान का नीला दिखना और सूर्यास्त के समय लाल दिखना कौन से प्रकीर्णन के कारण होता है? आपको दे देगा रैली प्रकीर्णन, नॉन सिलेक्टिव प्रकीर्णन, उसके बाद दे देगा माई प्रकीर्णन। तो इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको जवाब होगा आपका रैली प्रकीर्णन। उसी तरह से माई प्रकीर्णन तब होता है जब पदार्थ का विकिरण जैसे कि एरोसोल उसके तुलनीय आकार में आप देखेंगे कि लगभग बराबर हो जाता है, लगभग बराबर होता है। या आप देखेंगे कि जैसे कोई पदार्थ है यहाँ पे और ये सन आया, आपका सन का ये लाइट, आपका सन से ये विकिरण आया और जितना इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उतना ही फ्रीक्वेंसी का उसको मॉलिक्यूल्स मिल गया। तो ऐसा में क्या होता है कि जैसे कि वो मॉलिक्यूल्स एरोसोल हो सकता है। तो ऐसे प्रकीर्णन रैली के विपरीत में सभी तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन अधिक कुशलता से करता है। चूंकि रैली में क्या था कि अगर छोटा है तब तो नीला दिखाई दे रहा है, अगर बड़ा है तो लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन न छोटा हो न बड़ा हो, जो वहां से रेडिएशन आ रहा हो उसी के साइज का आपका एरोसोल्स या मॉलिक्यूल्स हो, तो आपको वो चारों तरफ इस तरह से बिखरता हुआ नजर आएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसी कारण जब देखते हैं हम लोग धुंध से भरा और प्रदूषित आकाश जो है आपको या तो सफेद दिखाई देगा या भूरे रंग का दिखाई देगा। तो इस तरह से जो भूरा रंग का दिखाई देता है तो ये होता है माई स्कैटरिंग, ये याद रखें, इसको कहते हैं माई स्कैटरिंग। अब इसको इस तरह से फिगर पे आप देख सकते हैं, ये है माई स्कैटरिंग, ये है माई स्कैटरिंग। ये आप देखिए, ये खासकर जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहां इस तरह का स्कैटरिंग आपको काफी लगेगा। दिल्ली में भी इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें इस तरह से पूरा नीले के साथ साथ इस तरह से भूरा टाइप का बादल और इस तरह से आपको ये भूरा टाइप का आकाश दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो होता है उसको कहते हैं माई स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग। अब इसी में एक आता है आपका गैर चयनशील प्रकीर्णन, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग ये होता है कि जैसे अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे तत्व थे जो पूरी तरह से उसके छोटा था तो नीला हो गया, बड़ा था तो लाल। उसी तरह से कुछ ऐसे आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल थे जो बराबर थे तो सातों का सातों कर दिया इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें सिलेक्शन की बात नहीं होती है कि कितने, जैसे कि बादल है, बादल के वो ऐसे रहते हैं कि बादल पे जैसे ही टकराया तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है 100%। उसमें ये नहीं कि लाल और नीले की बात करते हैं। तो जब जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई चीज ब्लैक या कोई चीज व्हाइट क्यों नजर आता है, क्योंकि जो जितना भी आता है पूरे आप अवशोषित कर लेगा। तो ब्लैक जितने भी स्पेक्ट्रम के आपके विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट्स आते हैं वो अगर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो आपको व्हाइट लगेगा, पूरा का पूरा अवशोषित कर दिया तो ब्लैक लगेगा। अगर वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको हरा नजर आएगा, लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो लाल नजर आएगा। तो इस तरह ये होता है। तो उसी तरह से जैसे देखेंगे कि बादल के बूंद जो होता है अपेक्षाकृत जो देख लेंगे तो बड़े कणों के, तो इसको देखेंगे कि ये लगभग सभी तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन करता है। और इसीलिए बादल या तो आपको पूरी तरह से सफेद दिखाई देता है या हल्का भूरा टाइप का दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं गैर चयनशील प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, या जिसको गैर चयनशील प्रकीर्णन कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये बादल में अक्सर बादल वगैरह जो होता है वो सारा चीज में यही आपका होता है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमने देखा कि जो हमारा सूरज आया तो एक तो अवशोषित होता है, दूसरा आपका
प्रकीर्णन करता है। अवशोषित को हमने देखा कि किस तरह से रिफ्लेक्ट भी करता है, अल्बिडो हमने देखा, और ये हमने देखा गैर चयनशील नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। अब हम लोग देखेंगे सोलर रेडिएशन में के संचरण, ट्रांसमिशन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया कि या तो अवशोषित होगा, या रिफ्लेक्ट करेगा, या संचारित करेगा। तो अवशोषित हो गया तो वो पृथ्वी के अंदर चला गया, जो बाद में आपको इंफ्रारेड के रूप में आपको दिया। उसी तरह से जो रिफ्लेक्ट कर गया, जैसे एल्बिडो में हमने देखा कि रिफ्लेक्ट कर गया तो उसको पूरा स्पेस में दे दिया। लेकिन अब जो बाकी बचा उसमें से, इसी में हम लोग हीट बजट भी पढ़ेंगे, तो अब जो बाकी बचा वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और यही ट्रांसमिट जो होगा यही हमारे वायुमंडल को अब संचालित करेगा। यानी इसमें जो भी बादल बनना होता है, कंडेंसेशन होता है, ये जो भी सारी चीजें होंगी वो आपको ट्रांसमिशन के द्वारा होगी, या जिसको कहते हैं संचरण, तो संचरण के द्वारा होगी। तो संचरण हम नॉर्मल ये है कि जब विकिरण बिना अवशोषित हुए या बिना परिकर्णन के सीधा संचारित हो गया। एक तो ये हो गया कि आपका सन आया यहां से, आप देख लें इसको इस तरह से, सन से विकिरण आया तो या तो ये रिफ्लेक्ट कर गया या ये रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन अगर ये अवशोषित हो गया तो यहां पे कोई कण उसको मिला ही नहीं, जो न तो रिफ्लेक्ट किया न रिफ्लेक्ट किया। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ जमीन पे या कुछ पे यहाँ आके ये हो लगेगा, और ये फिर क्या करेगा, एक दूसरे से संचारित करेगा, यानी वो वायुमंडल में संचारित हो जाएगा। अब ये संचारित तीन तरीके से होते हैं, वो देखते हैं संचरण कितने तरीके से होते हैं। तो अब देखेंगे संचरण। तो संचरण को हम लोग देखें तो जब विकिरण बिना अवशोषित या बिना परिकीर्णन के पदार्थों के माध्यम से गुजरता, कोई पदार्थ है उसके माध्यम से सीधा गुजरता हुआ चला गया आपका, तो वो उसको हम लोग संचरण कहते हैं। अब ये संचरण भी तीन तरह से होते हैं, तो देखते हैं वो तीन तरह के संचरण कौन कौन से हैं। चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, और अभिवहन क्या होता है, और इसका हमारे वायुमंडल जो क्लाइमेटोलॉजी है इस पर क्या डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो ये देखिए, अब इसको इस तरह से देखिए, ये इस तरह से होता है कन्वेक्शन, संवहन। अब यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, तो ये संवहन। अब कंडक्शन क्या होता है कि कोई धातु है, इसको आप गर्म करते हैं तो धीरे 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 आपको यहाँ गर्म महसूस होता है, तो ये संचालन, इसको कहते हैं कंडक्शन। और अभिवहन क्या होता है, जिस तरह से ये कन्वेक्शन है उसी का, ये क्या वर्टिकल गया इस तरह से, तो इसको हम लोग कहें कन्वेक्शन। लेकिन अगर वर्टिकल ना जाकर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो क्षैतिज में जो जाता है उसको कहते हैं एडवेक्शन या अभिवहन। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे वायुमंडल के संचालन में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो जो ऊर्ध्वाधर जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन, और जो क्षैतिज दिशा में जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं अभिवहन। या और तीसरा चीज जो है, कोई भी पदार्थ से अगर आपका लगता हुआ जा रहा है तो वो कंडक्शन। ये तीन चीजों के द्वारा वायुमंडल में हीट का संचरण होता है, या हीट का देखेंगे कि संचरण होता है। तो चलिए देखते हैं।
तो अब आगे हम लोग इसी में देखें तो संचालन। तो जब असमान ताप के कारण दो पदार्थों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो गर्म से ठंडे पदार्थ की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस ऊर्जा प्रवाह को संचालन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ठंडी का मौसम है और काफी ये सर्द आपका कोई बेंच है या काफी ठंडा, उस पर आप हाथ रखिए, जैसे आप हाथ रखेंगे आपको फीलिंग होगा कि एक तो काफी ठंडा है। तो ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो जो ठंडा रहता है और आपका हाथ क्या होता है, गर्म होता है, तो आपके हाथ का एनर्जी उसमें चला जाता है तो आपको महसूस होता है। तो इस प्रकार जो आपके हाथ का एनर्जी और उस बेंच या लोहा का कोई बेंच है जो बाहर रखा हुआ, उसके बीच जो अट्रैक्शन हुआ और जो आपका ऊर्जा का संचरण हुआ, उस प्रकार के संचरण को हम लोग संचालन कहते हैं, संचालन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को संचालन कहा जाता है। उसी के आगे हम लोग देखेंगे तो इसी में संचालन। अब संवहन जो होता है उसको अगर हम लोग देखें तो संवहन लगभग आप देखेंगे तो ये देखिए संवहन, जैसे कि मैंने बताया कि संवहन यहां पे आप देख लीजिए, ये देखिए तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन। संवहन तो संवहन जैसे कि मैंने बताया कि वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर तरीके से गर्म करना, यानी वर्टिकल जो हमने आपको बताया, इसको इस तरह से समझे, इस तरह से समझे, इस फिगर से, इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोई गर्म चीज है, कोई गर्म स्थल है ये पे, और यहां से क्या हुआ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो है ये आपको संवहन का काम करता है। अब ये गर्म हवाएं जो होती है वो इस तरह से उठती है और फिर इधर जाती है और फिर यहाँ ठंडा हो जाती है, ऊपर है, ठंडा होकर फिर इस तरह से आती है, इस तरह से आती है, इस तरह से। ठीक उसी तरह से जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, कन्वेक्शन ऑफ करंट, संवहनीय तरंगें हैं जो प्लेटों को संचारित कर रहे, तो यही इसी तरह से यहाँ तो वायुमंडल में हो रहा है, लेकिन वहां आपका पृथ्वी के लेयर पे हो रहा था, तो ऐसे प्लेट है, चूंकि ऐसे जा रहा था तो ऐसे जा रहा था उसके ऊपर। तो ये है आपका संवहन। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि जब अगर आप कोई चूल्हे पे चाय वगैरह बना रहे होते हैं तो देखते हैं कि जैसे नीचे से पानी गर्म होता है तो पानी ऊपर से बुलबुला के तौर पे आप देखेंगे कि अगर आप ये चाय का पतीला है तो इस पे पानी है तो आप देखेंगे इस तरह से बुलबुला ऊपर उठता हुआ आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो वहां आपको क्लियर लगेगा संवहन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो जब आप देखेंगे उस पतीला में तो ये साफ आपको होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार के जो गर्मी के या हीट के संचरण का जो तरीका होता है उस तरीका को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन, या संवहन कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एडवेक्शन की बात करें तो एडवेक्शन ये ऊर्ध्वाधर था और इसी तरह क्षैतिज रूप में अगर होता है, इसी तरह अगर क्षैतिज रूप में होता है तो इसको कहते हैं एडवेक्शन, या हिंदी में कहते हैं अभिवहन, अभिवहन कहते हैं। तो अभिवहन हवा के क्षैतिज दिशा में संचालन के माध्यम से गर्मी के संचरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गर्मी के दौरान उत्तरी भारत में चलने वाली लू जो है वो अभिवहन के कारण होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आप देख लें कि इस तरह से अब यहां से कोई गर्म हवा यहां चल रही है, ये गर्म है और ये क्षैतिज रूप में इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो वायुमंडल को वो गर्म करती है, इस प्रकार की गर्मी को, इसको हम लोग कहते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन या इसको कहते हैं हिंदी में अभिवहन।
अब जैसे उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान जब हम जानते हैं कि लू चलता है, तो ये जो लू चलता है, एक गर्म हवाएं होती हैं, तो ये गर्म हवा जो होती है वो एडवेक्शन के कारण ही होती है। तो ये आपको एडवेक्शन, उसी तरह से आप देखेंगे कि एडवेक्शन फॉग भी होता है, इस तरह से ठंडी के मौसम में भी आपको फॉग वगैरह मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको होता है। तो आप इसको इस तरह से देख लें। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये तो आपको, तो ये आप देखेंगे, इसको कहेंगे अभिवहन। तो ये एडवेक्सिंग फॉग, जैसे मैंने बताया कि कोल्डर सरफेस है, तो यहाँ फॉग है, यहाँ से गर्म हवा आया और इस तरह से, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये एडवेक्शन का काम होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी की 3 तरह की है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है, कुछ एडवेक्ट करके डिफरेंट एरिया में जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा हीट बजट है, ये अक्सर पूछा जाता है, जिसको कहते हैं हीट बैलेंस या हीट बजट हम लोग कहते हैं। तो ये हीट बजट आखिर होता क्या है और ये हीट बैलेंस आखिर है क्या। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी या कोई भी, जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर आप देखें तो आपका जो तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उससे ज़्यादा आपको हो जाएगा गर्मी तो आपको बुखार आ जाएगा, उससे कम हो जाएगा तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे। तो नॉर्मल जो होता है इंसान का बॉडी तो उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक उसी तरह से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक जीवित प्लेनेट है, लाइव प्लेनेट है। तो पृथ्वी भी अपने आप को गर्म रखने के लिए जो है तो वो एनर्जी को मेंटेन करती है, यानी जितनी गर्मी चाहिए पृथ्वी पर रहने के लिए उतना ही लेती है। वो अगर ज़्यादा लेगा तो फिर लोग जल जाएंगे, कम अगर उसको ऑब्जर्व कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ बर्फ हिमयुग आ जाएगा। तो इसी तरह पृथ्वी जो मेंटेन करता है उसी को हीट बजट कहते हैं, यानी जितनी आमदनी आई और जितनी आमदनी गई दोनों को बैलेंस किया जाए, तो ना ज़्यादा जमा हुआ ना ज़्यादा गया, यानी बैलेंस। तो बैलेंस जो उसी को पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट के रूप में जानते हैं। तो यह ध्यान में रखने के हुए अक्सर वैज्ञानिक के पृथ्वी का कि सूर्य से जो आया तो हम ये मानते हैं कि सूर्य से 100 इकाई आया, यानी सूर्य से हमारा क्या हुआ 100 इकाई एनर्जी आपका स्पेस से पृथ्वी पे आया। अब इसमें देखेंगे तो जो सूर्य से आया उसको हम लोग क्या बोले थे, एस वेव, शॉर्ट वेव्स। तो जितना आपको सूर्य से आएगा फिर हम सूर्य को उतना लौटा देंगे लॉन्ग वेव के रूप में, ठीक है। तो इसको इस तरह से तो इसको इस तरह से देखिए, जब सूरज से चलती है हमारी किरणें तो मोटे तौर पे सूरज से 100 इकाई में से 35 इकाई स्पेस में ही समाप्त हो जाती है। बाकी हमारे पास जो पृथ्वी पर आती है जिसको पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है वो होता है 65 इकाई। तो अगर हम देखें कि इन 100 इकाई, ये 100 इकाई है, अब ये 100 इकाई में से 35 इकाई आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसमें बादल द्वारा 27%। उसी तरह से देखेंगे जो पृथ्वी में ढके हुए पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़, अब जहां जहां है वो भी 2% करता है, तो वो 2%। उसी तरह से देखेंगे कि 6% जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है स्पेस में। तो 6, 27 और 2 टोटल मिला के 35। तो अब आप जोड़िए 27 + 2 + 6 तो टोटल हो जाएगा 35। तो कितना बचा, तो इस प्रकार आपके पास 65 इकाई बचा। तो जो 65 इकाई है एनर्जी का वो आपके पृथ्वी पे आता है। तो वो क्या होता है, पृथ्वी पे आता है। अब इस 65 इकाई में, इस 65 इकाई में भी क्या होता है, 51 इकाई आपका पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है
यानी 51 इकाई पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है और 14 इकाई जो है वो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ले लेता है। तो वो ले लेता है क्या है, एटमॉस्फेयर 14 हो गया और आपका पृथ्वी का हो गया नॉर्मल देखें तो कितना लेता है आपका 51। और इस 51 में भी हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन डायरेक्ट रेडिएशन, जैसे कि इस 51 में अगर हम लोग देखें, इस 51 में, तो इस 51 में जो पृथ्वी डायरेक्ट लेता है ये अर्थ है आपका, अर्थ, तो ये सन से आया। तो डायरेक्ट जो आता है इस 51 में जो पृथ्वी लेता है, तो इस 51 में भी अगर डायरेक्ट की बात अगर हम लोग करें तो वो तकरीबन आपका 34 आता है, यानी 34, ये सूरज से डायरेक्ट 34 लेता है। बाकी जो रहता है वो जैसे कि मैंने बताया कि स्कैटर्ड हो जाता है, स्कैटर्ड करके यहाँ क्या बताया मैंने 6% बिखर जाता है, यहाँ पे स्पेस में, ये स्पेस में ही 6% बिखर जाता है। उसी तरह से यहाँ क्या होता है कि 51 रहता है और यही अर्थ के पास स्कैटर्ड कर जाता है, तो वो आपको 17 होता है, तो 17 हो जाता है। तो 17 और 34 को जोड़िए तो 51 हो जाएगा, तो ये टोटल 51 आता है, ठीक है, तो 51 आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो हमारा लघु या शॉर्टकट है वो किस तरह से है, तो वो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं नोट्स पे अगर हम देखें तो इस तरह से बहुत ही आसानी से समझिए। इसमें 100 यूनिट आपको कहां से आता है, सन से मिलता है, आपको 100 यूनिट सन से मिलता है जो पृथ्वी पे आता है। लेकिन इसमें आपका 35 यूनिट जो है ये आपका स्पेस है और ये आपका अर्थ है, अर्थ। तो इसमें से 35 यूनिट आपका स्पेस में ही चला जाता है, 35 यूनिट। और ये 35 यूनिट कैसे जाता है, तो 27% जो है आपका यहां बादल है, यहां बादल है, तो बादल से 27%, यानी 27 यूनिट आपका बादल से चला जाता है। फिर क्या होता है, जो यहां कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, तो ये आपका 6% हो जाता है, मतलब 6%, तो 6 हो गया, 27 ये हो गया। और फिर यहां पे एक पहाड़ है और यहां बर्फ है, तो यहां से भी रिफ्लेक्ट 2% करता है, तो ये 2, 6 और 27 टोटल 35, तो 35 आपका स्पेस में चला जाता है। तो बाकी जो बचता है जो सूरज से आता है वो तकरीबन आपको 65 बचता है, तो 35 आपको स्पेस में चला गया, बाकी बचा 65। ये 65 जो होता है यही आपको हमारे पृथ्वी के पास आता है। तो इसमें भी क्या है कि इस 65 में क्या है, इस 65 में, ये 65 को अगर हम देखें तो 14% जो है, 14% जो है वो आपको वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, यानी वायुमंडल 14% को अपने पास रख लेता है, किसमें, 65 में। फिर उसके बाद ये जो सन से आया 14%, ये हो गया 14। अब इसमें से क्या होता है कि आपको 34 क्या होता है, 34 डायरेक्ट पृथ्वी सोख लेती है, यानी जो पृथ्वी का धरातल है वो डायरेक्ट इस 34 को सोख लेती है। अब जो बाकी बचा वो यहां से स्कैटर्ड हो जाता है, अब इस पे डिफरेंट आपका पेड़ पौधा घर वगैरह उससे स्कैटर्ड, तो ये जो स्कैटर्ड हो जाता है वो आपका होता है 17%, तो 17, तो 17, 34 और 14 इसको जोड़िए तो कितना हो जाता है आपका टोटल, आप देखेंगे तो 17, 34 और 14 ये टोटल मिलाइए तो आपको 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 65 आ जाएगा टोटल, आप देखेंगे 17, 34, 14 टोटल आपका 65 आ जाएगा, और उधर 35। तो ये आपका जो हुआ वो शॉर्ट वेव लेंथ हुआ, शॉर्ट वेव लेंथ। इसको हम इस तरह से यहां आपको दिखाते हैं, यहां। उसी तरह से दूसरा क्या होता है, अब हमने 65 तो ले लिया, पृथ्वी ने 65 लिया,
अब इस 65 को खर्च भी करना है। हमारे पास तो अब 65 रुपया आया, 35 तो पहले ही चला गया और बाकी बचा 65। तो 65 में क्या होता है कि 17 इकाई जो है वो फिर आपको स्पेस में चला जाता है, 17 इकाई फिर स्पेस में चला जाता है अंतरिक्ष में, और फिर देखेंगे फिर अंतरिक्ष में फिर पृथ्वी से 48 इकाई वापिस चला जाता है, और फिर टोटल जो प्रतिबिंबित होता है कुल, यानी 17 और प्लस 48 आप जोड़ दें तो 65 हो जाता है। तो इस प्रकार 65 हमने लिया और 65 हमने वापिस कर दिया। अब इसको इस तरह से समझे तो पृथ्वी जो छोड़ता है उसको कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो हम लोग देखेंगे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो किस तरह से होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 65 किस तरह से आता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है उसमें पहले हमने क्या बताया था, शॉर्ट वेवलेंथ। अब लॉन्ग वेवलेंथ की बात हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको ये दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब इसको इस तरह से देखिए, पृथ्वी पे आया कितना 65 यूनिट। इस 65 यूनिट में मैंने आपको कहा था कि जो हमारा वायुमंडल था उसने पहले ही 14% कैप्चर करके रख लिया था। क्या किया था, तो वायुमंडल जो था आपका वायुमंडल 14% पहले से कर रखा था, ले रखा था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो 6% जो था वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे तो अर्थ का 6% जो हो जाता है वो प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि आपको अब ये कहते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। वायुमंडल 4%, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग अगर हम लोग देखें तो स्कैटरिंग आपको आ जाएगा टोटल 6%। अब क्या होता है कि डायरेक्ट आप देखेंगे तो ये आपको डायरेक्ट रेडिएशन, यानी जो हमारा अर्थ है, एक यहां पे इस तरह से देखिए, एक तो वायुमंडल में हमारा 14% था जमा, उसके बाद एक डायरेक्ट रेडिएशन अर्थ से गया, तो डायरेक्ट रेडिएशन कितना गया 17%, और ये जो था साइड में स्कैटर्ड कर गया, स्कैटरिंग वो 6% था। तो 6%, 14%, 17%, ये सारी चीजें आपको यहां से गई। अब क्या होता है, जो अर्थ के अंदर यहां पे जो एनर्जी लिया वो एनर्जी हमारे बादल के बनने का काम करता है। हम जानते हैं कि यहां से आता है, कंडेंसेशन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। तो जब हम देखते हैं कि कंडेंसेशन होता है, तो जब कंडेंसेशन, जो मैंने आगे बताएंगे आपको कि किस तरह से वाटर इन एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन किसको कहते हैं। तो कंडेंसेशन में आपका टोटल ये 19 लग जाता है, यानी 19 यूनिट आपको लग जाता है कंडेंसेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं संघनन। संघनन में आपको 19 यूनिट लगता है। तो संघनन में कितना लग गया आपका 19 यूनिट, और बाकी कितना बचा आपका, तो जितना टर्बुलेंस या कन्वेक्शन, जो मैंने बताया कि ये सारी चीजें, इसमें 9 यूनिट लग जाता है। एक तो जो संचालन होता है वायुमंडल का, जैसे कि मैंने बताया कि सारा संचालन जो होता है वो आपको सोलर एनर्जी के कारण ही होता है। तो ये टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन, यानी कि जो लगातार उसको मिक्सिंग होता था उसमें 9 यूनिट लग गया। तो आप इसको ये लिख लें कि संचालन इत्यादि, तो ये 9 यूनिट हो गया, ठीक है।
और आप देखेंगे तो 17 तो मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट हो जाता है, तो ये बाकी इसको जोड़िए, ये टोटल हो जाता है आपको 48। टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब 48 प्लस 17, 48 प्लस 17, अब टोटल जोड़िए तो आपको ये 65 हो जाएगा। तो 65 का 65, यानी ये सारी चीजों को ये करके ये 48 भी गया, ये 17 भी गया, फिर स्पेस में, और फिर तब तक फिर नया वाला आ गया। तो इस तरह से हमेशा इस तरह से आदान प्रदान होता रहता है, और यही बजट जो है वो हीट बजट या हीट बैलेंस कहलाता है। यही आपको हीट बैलेंस या हीट बजट कहलाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से यहां देख भी लेते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो यहां पे देखिए, ये है आपका, इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए। तो ये हमारा वायुमंडल है, ये देखिए एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है आपका। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है 35 यूनिट। जैसे कि मैंने बताया था कि यहां से आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, ये और जो भी ये होगा, ये सारा यहां से रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये सारा चीज मिलके टोटल आप देखेंगे तो 35 यूनिट आपका हो जाता है, जिसमें 27% बादल के द्वारा, 2% जैसे मैंने बताया कि स्नो कवर्ड जो इस बर्फ से घिरे हुए एरिया है उसके द्वारा, और उसी तरह से 6 यूनिट जो है वो यहाँ पे आपका स्कैटर्ड कर जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको स्कैटर्ड कर जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से स्कैटर्ड कर जाएगा, यानी उसकी प्रकीर्णन हो जाएगी। उसके बाद ये एरिया जो बचा, ये आपका रिमेनिंग 65% है जो हमारे अर्थ पे आएगा। तो ये जो 65% आपका अर्थ पे आएगा, उसमें जैसे मैंने बताया 51 यूनिट अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, और 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि तो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे ये वाला, तो अब 17 यूनिट जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 17 यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट सरफेस द्वारा स्पेस में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये 17 यूनिट, ये तो हो गया कि आपका ये टोटल हो गया 65 यूनिट अर्थ में आया। अब इस 65 यूनिट को हम फिर कैसे खर्च करेंगे, या इस 65 यूनिट को कैसे हम स्पेस में भेजते हैं, यही हमारे अर्थ के बजट की बात करता है। तो 17 यूनिट डायरेक्ट आपका एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, और बाकी जो बचता है ये वाला, जो बाकी ये तो आपने भेज दिया डायरेक्ट, उसके बाद बाकी जो बचा वो आपका 48%। तो 48% क्या था, जो मैंने आपको यहां बताया कि ये 48% है, ये वाला, क्योंकि वहां मैंने मोटे तौर पे 48 दिया है, लेकिन आप यहां देखेंगे तो इसमें वायुमंडल द्वारा, स्कैटरिंग द्वारा, संघनन द्वारा, संचालन द्वारा, ये सारा अगर आप जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 48 हो जाएगा। तो यहां आपका ये था, तो ये 48 यूनिट। तो यही है आपका हीट बजट, या आपको ऊष्मा संतुलन जो कहते हैं, यही है आपका हीट बजट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और इस पे अगर हम लोग जब टेस्ट लेंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो इसको आप आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हो गया आपका टोटल 65 यूनिट हम भेज दिए, और 65 यूनिट हमने रिसीव किया। ठीक है, तो ये आपका हीट बजट। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे तापमान। तो टेम्परेचर किसको कहते हैं, टेम्परेचर, अभी तो सोलर रेडिएशन देख रहे थे, हमने हीट बजट देखा, अब हम तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर किसे कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसको हम क्या कह सकते हैं। तो नंबर 1 में पहली बात तो ये समझिए कि जो हमारा ऊर्जा है, हम लोग जानते हैं ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, यानी ऊर्जा का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और इस तरह से हाथ हिला रहे हैं, मोटे तौर पे आप देखें तो ये क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है,
आप कोई चीज को पुल करते हैं तो दूसरा एनर्जी में चेंज हो जाता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म चेंज होता है। तो एनर्जी इसमें न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होती है, तो चेंज होता है। तो उसको चेंजेस हम लोग कहते हैं। उसी तरह से देखेंगे यहां क्या होता है, विकिरण ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। जो सूर्य से हमने विकिरण ऊर्जा लिया, वो ऊर्जा क्या हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गया, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो हीट में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें ऊष्मा किसको कहते हैं और टेम्परेचर किसको कहते हैं, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है और आप लोग को यही कंफ्यूजन यहां दूर करना है। तो इसमें आप इस तरह से देखें, तो आप इस तरह से देखें, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा या हीट जिसको कहते हैं, अणुओं की गति की कुल मात्रा की माप, कुल मात्रा की माप, उसको हीट कहते हैं। जैसे कि आप एक कोई एटम लेते हैं, यहां पे आप इसको इस तरह से देखें, तो आपको मैं बता दूं, जैसे आप इसमें डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसमें अणु है जिसमें उसकी गति हो रही है उष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण, एनर्जी के कारण। तो ये इसके अंदर मान लीजिए कि 1000 अणु है, 1000 एटम या उसका है। तो 1000 का जो उसका एनर्जी है, उसका टोटल माप आप ले रहे हैं, 1000 का 1000, तो ये क्या हो गया, आपका हीट हो गया। टेम्परेचर क्या होता है कि अब 1000 है, अब इसका एनर्जी कुछ, इसका एनर्जी कुछ, इसका एनर्जी कुछ, इसका एनर्जी कुछ, तो हमने क्या किया, उसमें से टोटल लिया और इसका औसत निकाल लिया, एवरेज, औसत। तो औसत, तो जितने भी ये 1000 थे, इसका औसत एनर्जी, औसत ऊर्जा की माप। तो अगर औसत ऊर्जा की माप, ये पूरा का माप है, पूरा जो जितने भी अणु है उसके पूर्ण ऊर्जा का माप, तो वो आपको हीट कहलाएगा या ऊष्मा कहलाएगा, ऊष्मा। और औसत ऊर्जा की माप यही आपको तापमान कहलाएगा, तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो ये आपको हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है। आप इसको इसी तरह से यहां पे आप देख लें, तो इसी तरह से अब यहां पे देख लें, तापमान है अणुओं की औसत गति की माप, यानी उसका जो एनर्जी है और एनर्जी से जो उसकी मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट में अगर देख रहे हैं तो पूरा का माप किए तो हीट, और उसके एवरेज माप किया उसकी गति का, तो आपका टेम्परेचर अर्थात तापमान होगा। अब हम इसी को आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ऊष्मा की हम लोग बात करेंगे, तो ऊष्मा जो है वो भी दो तरह का होता है, एक तो सेंसिबल हीट और दूसरा होता है लेटेंट हीट। एक तो होता है जिसको कहते हैं, ऊष्मा दो तरह के होते हैं, इसमें हम लोग यहां देखें तो संवेदी ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। एक संवेदी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और एक गुप्त ऊष्मा जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको कहते हैं लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो इसको इस तरह से आप देखें, इसको इस तरह से देखें कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट जो है, तो सेंसिबल हीट जो है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो मेजर किया जा सकता है खास करके। और ये सेंसिबल हीट आपका
ट्रांसफॉर्म होगा किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, एडवेक्शन के द्वारा, ये सभी चीजों के द्वारा ये आपका रिफ्लेक्ट ये चेंजेस होगा। तो ऊष्मा दो प्रकार की होती है, संवेदी ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट या संवेदी ऊष्मा, और ये होता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। तो देखेंगे तो सेंसेबल हीट जो हमने बताया आपको, ये आपको एनर्जी, आपको फीलिंग, आपको इसको इस तरह से देखें, ये देखिए। तो संवेदी ऊष्मा महसूस किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, और इसको मापा जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंसेबल एनर्जी। संवेदी ऊष्मा में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया, विकिरण, संचालन, संवहन, अभिवहन द्वारा ये स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जब स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार का ये ऊर्जा जो होता है वो सेंसेबल कहा जाता है। लेकिन अब गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करें तो गुप्त ऊष्मा जो होता है, गुप्त ऊष्मा की अगर बात करें तो चलिए यहां पे गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब और रिलीज जब होता है, जब कोई भी आप देखते हैं कि सबस्टांसेस का फेज चेंजेज हो जाता है। जैसे कि अगर बर्फ है, ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो ये जो होगा तो इस वक्त ये आपका लेटेंट हीट काफी काम करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह में क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, या फिर यही लिक्विड बन गया और फिर ये लिक्विड से फिर गैस बन गया, जैसे कि ये बर्फ था, ये पानी है और ये वाष्प बन गया। तो ये सारी चीजें जो उस वक्त आपको गुप्त ऊष्मा नजर आएगा। ये बेसिकली जो होता है लेटेंट हीट जो होता है वो सामने के टेम्परेचर को कोई डिफरेंस नहीं करता है। यानी जो सबस्टांसेस है, ये अगर 0 डिग्री है और इससे लिक्विड 1 डिग्री बना तो इसके टेम्परेचर वही रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सराउंडिंग्स जो होता है, इसके आसपास का एरिया जो होता है, वहां के टेम्परेचर को वो जरूर इंपैक्ट करता है। तो बेसिकली शुरू में लोग एक ही सेंसेबल हीट जानते थे, लेटेंट हीट नहीं जानते थे। लेकिन 1760 में वैज्ञानिक जिनका नाम था जोसेफ ब्लैक, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, तो इन्होंने इसको ब्लैक हीट कहा और उसी से इन्होंने लेटेंट हीट का नाम दिया, क्योंकि इस प्रकार की एनर्जी को या इस प्रकार की ऊर्जा को वो माप नहीं आप सकते हैं। तो इनका नाम था जोसेफ ब्लैक, जोसेफ ब्लैक, ये थे जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक नाम था इनका, और ब्लैक ने कहा, ब्लैक ने ही इसको, जोसेफ ब्लैक ने ही इसको नाम दिया लेटेंट हीट। ये कहा कि सभी जब ये फेज चेंजेस करते हैं, इस लिक्विड में कहीं ना कहीं गुप्त ऊष्मा है जिसको हम माप नहीं सकते, लेकिन वो उसके अंदर छुपा हुआ ऊष्मा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये हो गया आपका, जैसे कि मैंने बताया, दो तरह का हीट, गुप्त ऊष्मा और संवेदी ऊष्मा या सेंसेबल ऊष्मा। तो अब हम लोग आगे इसी पे चलते हैं और तो आगे इसी को देखते हैं। ये तो किसी भी बिंदु पर तो यही था कि आने वाली शॉर्ट वेव शुद्ध संतुलन को निर्धारित किया है। संवेदी ऊष्मा ये हम बता चुके हैं, संवेदी ऊष्मा, अभिवाही वगैरह, तो ये यही है। इसके बाद हम लोग ये देखिए,
ये हमारा एटमॉस्फेयर है, या इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का संचालन होता रहता है। आगे जब हम लोग इसी में अभी देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, और टेम्परेचर के बाद सोलर रेडिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सोलर रेडिएशन, हीट बजट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ही है, खास करके ये टेम्परेचर और ये जो हमारे वायुमंडल में हीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, और इसी को लेकर के आप देखते हैं कि पूरे दुनिया में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक अभियान तक चला हुआ है। तो इसमें देखिए किस तरह से ये हमारा एनर्जी का होता है। अब ये देखिए सूर्य से ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है, तो इसको इस तरह से हम लोग देखें तो ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है। तो ये बादल द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ यहाँ आया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, और ये क्या है, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से ये सारा चीज जो है आपका, ये ओशियंस है, ये आपका जंगल है, स्ट्रीम्स है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा ऊष्मा का लगातार हमारे वायुमंडल में संचरित या संचारण होता रहता है। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे तापमान के बारे में। अक्सर तापमान के बारे में भी देखेंगे। तो ये हीट के बारे में हम लोगों ने देखा, अब हीट के बाद देखते हैं हम तापमान के बारे में। तो अब हम लोग तापमान के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अणुओं के ऊर्जा जो होता है उसकी गति का औसत हम लोग तापमान कहते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए टेम्परेचर, तापमान। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा ये अर्थ है, तो ये देखिए सन है, और यहां से हमारा अर्थ पे आया टेम्परेचर। तो अर्थ पे जो टेम्परेचर आया तो ये 12 बजे सबसे ज्यादा पड़ेगा, 12 बजे दिन में। लेकिन जब आप गर्मी महसूस करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो 2 से 3 बजे के बीच में आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि उसके बाद आपका ये शॉर्ट वेव था, अब ये लॉन्ग वेव आता है। तो ये लॉन्ग वेव आपको ये छोड़ता है। तो इस तरह से जो आप देखते हैं, तो इस प्रकार किसी भी स्थान का पूरा दैनिक तापमान जो होता है वो आप जब पढ़ेंगे तो उसको ड्यूरेनल रेंज कहा जाता है। तो इसको इस तरह से, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसको दैनिक तापसीमा या सीमा कहा जा सकता है। तो इसको किसी दिए गए स्थान में दिन और रात का 24 घंटे का पूरा टेम्परेचर का एक आप आरेख देखेंगे तो उसका तापमान का होता है। तो ये इस तरह से होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई जगह है, उसका हमने ये लिया, तो अब देखेंगे सुबह 6 बजे के लगभग ये 10 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो अब इसको इस तरह से देखेंगे तो सुबह 6 बजे ये कितना था, तकरीबन आपको 12 डिग्री था। उसके बाद देखेंगे 12 बजे दिन में आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 बजे दिन में तकरीबन ये 20 के आसपास या 18 डिग्री सी था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखेंगे 2 बजे दिन या 2 बजे में देखेंगे तो ये तकरीबन आपका 25 से भी ऊपर 30 डिग्री तक चला गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर वही देखेंगे 6 बजे शाम को, तो 6 बजे शाम को आपको ये 16 डिग्री के लगभग मिलेगा। उसी तरह से हम देखेंगे फिर 12 बजे रात को, तो 12 बजे रात को आपको ये तकरीबन आ जाएगा 15, तो ये तकरीबन 13 या 14 डिग्री, और फिर फाइनली ये 12 डिग्री पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 बजे सुबह से लेके और फिर 6 बजे अगले सुबह तक का पूरा ये 24 घंटे का जो ग्राफ होता है, इसी ग्राफ को कहा जाता है दैनिक ताप सीमा उस क्षेत्र का। जैसे दिल्ली है कहीं तो वहां आप इस तरह से उस टेम्परेचर आपको रहता है। अब टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफी
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जहां रिकॉर्ड किया गया था वो है आपको 56.7 डिग्री सी, या जिसको 134.1 फ़ारेनहाइट है। ये आपको डेथ वैली में किया गया था, जिसका नाम था फ्यूरेंस क्रीक रंच, ये नाम है इसका। तो ये क्रीक रंच जो है ये कैलिफोर्निया में है, डेथ वैली अमेरिका में 56.07 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, और ये तकरीबन किया गया था काफी पहले की बात है। तो इसको अगर हम लोग देखें इस टेम्परेचर को, तो ये टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये आपको तकरीबन 90 साल पहले किया गया था मोटे तौर पे। उसके बाद फिर एक नया आया रिकॉर्ड, और ये जो नया रिकॉर्ड आया उसको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो बेसिकली ये डेथ वैली में जो आया था तो ये आपको इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये डेथ वैली वाला ये आपका ऑथेंटिक है। लेकिन अक्सर आप लोग बुक में पढ़ते होंगे और जितने भी गाइड्स हैं, इसीलिए हमेशा मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि आप ऑथेंटिक बुक पढ़ें, कभी भी कोई गाइड ना पढ़ें। इवन आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, लूसेंट गाइड भी पढ़ रहे हैं, तो वो गाइड नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उसमें अभी भी आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो वहां पर क्या होगा, लीबिया अल अजीजिया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी गाइड एक बार छप गया तो फिर वो कभी उसको अपडेट नहीं करता है, तो नहीं करता है, बाद में आप एग्जाम में आपको गड़बड़ हो जाता है। चूंकि आप गाइड से देखते हैं और एग्जाम में जब आंसर आता है तो आपको लगता है कि ये गलत है। तो जो लीबिया अल अजीजिया था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो आप इस तरह से हम देखें तो ये जो है आपका टेम्परेचर ये सही है 56.7 डिग्री सी। ये आपको डेथ वैली में है, और ये डेथ वैली अमेरिका में है। और आप कहेंगे या आपको चूंकि गाइड में मिलेगा कि इसका जो लीबिया का था, लीबिया में जो अल अजीजिया है, उस जगह का टेम्परेचर था आप देखेंगे 58 डिग्री सेल्सियस। तो आप तो कहेंगे यहाँ तो 56.7 है, वो तो 58 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ज्यादा होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्योंकि कोई भी जब रिकॉर्ड बनता है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब कोई भी विश्व में रिकॉर्ड बनता है तो एक मानक संस्था होती है। जैसे आप देखते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसी तरह से ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है, वहां क्या मिला, तो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कहा कि ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसको 13 सितंबर 2012 को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अब जितने भी बुक्स है आप 10 से पहले छप गया है, बहुत सारे गाइड्स जो होते हैं वो काफी आपको पुराने मिलेंगे जिसमें अपडेट किया ही नहीं है। तो इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपसे सबसे उच्च तापमान जो मैंने बताया ये आपका सही है, तो इसको ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देखें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये ही है आपका, जिसको पृथ्वी पर अमेरिका में डेथ वैली का रेगिस्तान में फर्नेस क्रीक रंच, ये जो है ये 10 जुलाई 1913 को ये रिकॉर्ड किया गया था। उसके तकरीबन 90 साल बाद आप समझिए कि ये अल अजीजिया वाला मामला आया। लेकिन जब भी कोई हुआ तो उसको एक टीम आती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, फिर वहां आके उसको ऑब्जर्व करती है कि ये क्या था, उसके इस पे देखता है कि ये आखिर है क्या। तो उनका कहना था कि ये फॉल्टी है। उनका कहना था क्यों फॉल्टी है, तो उनको कहना था कि जब इन्होंने लिया तो इन्होंने सामने जो एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सब जगह का अलग अलग अल्बिडो होता है, कोई काला चीज है तो वो ज्यादा सोखेगा। अब रेगिस्तान क्या होता है, आप जानते हैं रेगिस्तान पूरे तरह से रेत से बना होता है, उसकी अल्बिडो ज्यादा होती है, जैसे मैंने अभी मैप को दिखाया। तो जो टीम गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कहना था कि इसमें जो गलती हुई है वो तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस की गलती है, मामूली गलती नहीं है। तो उनका कहना था जब 7 डिग्री है तो 58 में से 7 को माइनस करें तो 51 डिग्री हो जाएगा, तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इसीलिए ये जो था 56 डिग्री वाला यही मान्यता प्राप्त हुआ। अब सबसे ठंडा स्थान देखेंगे तो 21 जुलाई 1983 को दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जो है वो सोवियत का एक वोस्टोक स्टेशन था, कहाँ, अंटार्कटिका में। तो वहां का टेम्परेचर -89.2
2 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर था अलाजीजिया लीबिया का। अब हम आगे देखेंगे कि कभी कभी ये तो हमने अंटार्कटिका में देखा कितना -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 89.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ठंडा स्थान उत्तरी गोलार्ध में, ये तो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे कौन जगह है जो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है, तो उसका है आप देखेंगे तो वो है आपका ओ माई या कौन, उसका नाम है इस तरह से ओ मा या कौन, ये रूस में। ठीक है, ये क्या है ओ माया कौन, तो ये ओ माया कौन रूस में है। और ये जो है रिकॉर्ड जो यहां किया गया है वो है -67.7 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां का आप एवरेज टेम्परेचर देखेंगे इस रूसी शहर का, छोटा सा गांव है, शहर तो नहीं कह सकते, गांव है जहां मछली वगैरह ये लोग पालते हैं, तो इसकी अगर हम टोटल देखें तो इसका एवरेज टेम्परेचर -40 रहता है डिग्री सी। यानी यहाँ आपको कभी भी इतना नहीं होगा, हमेशा बर्फ जमा ही हुआ मिलेगा वहाँ पे, और उसी बर्फ में से ये लोग मछली निकालते हैं और आराम से खाते और रहते हैं वहाँ पे। तो ये आपको फरवरी 1933 में ये आपको रिकॉर्ड किया गया था। कब रिकॉर्ड किया गया था? 1933 में। कहाँ? ओ मायाकॉन पे, ये रूस में है आपका। ठीक है, तो ये रूस में आपका सबसे, तो जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन आपका डेली मीन टेम्परेचर जो रहता है वो भी 40 डिग्री के आसपास रहता है। हो गया टाइम? तो हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें जो आज मेरा टाइम मतलब हो गया, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे, जैसे कि हमने बताया कि 1913 में रिकॉर्ड किया गया, 83 में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन तब तक आधुनिक जो अभी 2022 है उस तरह के न तो टेक्नोलॉजी था, न सैटेलाइट थे, न इस तरह के आधुनिकतम चीज़ थे।